बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एक्सपर्ट्स टीवी के तवस्सुस से अंजुमदार का आदाब कबूल कीजिए। इब्तदा का तो है पता, इंतहा की खबर नहीं। अशरों का ये किस्सा है, कोई एक बरस की बात नहीं। नाज़रीन कराम, ये मैंने जो कुछ इस प्रोग्राम के इब्तदा में कहा है, ये दरअसल एक इंतहाई बैनुल अक़वामी मसला, जिसके असरात आज तक जारी हैं, और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान पे, हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान। आज मेरे साथ राजा अनवर हैं, और आज तो मैंने इनको बड़ी ख़ास दरख्वास्त पे बुलाया है। वो इसलिए कि आज मैं चाहता हूँ कि ये अपनी उस शोहरा आफाक किताब, जो आज से 10-11 साल पहले अमन शहूद पे आई, ट्रेजेडी ऑफ अफगानिस्तान, ये किताब वर्ल्डली हाईली एक्लेम्ड हुई। शोहरा आफाक का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि अफगानिस्तान का जो एक संगीन मसला, यानी दो सुपर पावर्स की कोल्ड वार जो सालों से जारी थी, उसका अंजाम वहां हुआ, अफगानिस्तान के हिस्से में हुआ, हमारे पड़ोस में हुआ। इसलिए और दुनिया बदल गई। सोवियत यूनियन रशिया में तब्दील हो गया। अमेरिका, जो अरसे से सोवियत यूनियन की ताकत को, सुपर पावर की ताकत को, बिहाइंड द आयरन कर्टन, जिससे वो खौफजदा था, उसको ख़त्म करना चाहता था, वो भी, उस ताकत का भी इख्तिताम हो गया। और अमेरिका दुनिया की वाहिद वर्ल्ड पावर बन के सामने आया, और उसने अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया को दिया, जिस पे वो आज तक काम कर रहा है। और आज तक बेशुमार, खुसूसी तौर पर मुस्लिम ममालिक में उसकी CIA की कार्रवाइयाँ जारी हैं, हुकूमतों को उल्टाने में, उन मुल्कों की सकाफत और तहजीब को तबाह बर्बाद करने में, उनकी नई नस्ल के जहनों को तब्दील करने में। लेकिन ये सब कुछ भरपूर तरीके से अफगानिस्तान में हुआ, और जिसका बुनियादी सबब सोवियत यूनियन की इन्वेजन थी, जो उन्होंने इन्वेड किया, जो अफगानिस्तान में उन्होंने अपनी फौजें दाखिल की। और उसके बाद फिर अमेरिका को बहाना मिल गया कि वो अपनी लड़ाई जो उसकी सुपर पावर से थी, उसको अफगानिस्तान में लड़े, और उसके लिए उसने पाकिस्तान की मदद चाही। ये बहुत मुतनाज़ा और बहुत पेचीदा मौजू है, जिस पे हमने गुफ्तगू नहीं करनी, क्योंकि आज मेरा मकसद सिर्फ सिर्फ और सिर्फ राजा अनवर साहब की इस शोहरा आफाक किताब है, क्योंकि ये वाहिद किताब थी जिसमें फर्स्ट हैंड तबसरा था, तज्जिया था अफगानिस्तान के हालात का, उस शख्स के कलम से जो उस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद था, और उसने अफगानिस्तान की उस वक्त की शख्सियात को, जो जाहिर है कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट ख्यालात की हामिल थी, सोवियत यूनियन जो था, वो उसने अफगानिस्तान में दाखिला किया उन्हीं की मदद से। और मैं चाहता हूँ कि राजा अनवर साहब अपनी किताब के हवाले से, क्योंकि किताब तो जाहिर है सब लोग नहीं पढ़ सकते, सब लोग नहीं पढ़ सकते, मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए उन्हें कुछ न कुछ राजा साहब की मालूमात, और राजा साहब का जो वहाँ का खुद देखा भाला, और वहाँ की जितनी उस वक्त मुख्तदर शख्सियात थी, उनके साथ बातचीत में जो भी उनको मालूमात हुई, उसमें उन्होंने ये किताब लिखी। इसीलिए किताब की अहमियत दुनिया में अफगानिस्तान के मसले के बारे में बहुत ज़्यादा है, और जितनी भी तहकीक और रिसर्च होती है, उसमें इस किताब के हवाले सब लोग देते हैं, चाहे वो अपने लोग हों, चाहे बाहर के मुल्कों के लोग हों। तो मैं राज साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी इस किताब द ट्रेजेडी ऑफ अफगानिस्तान के बारे में खुद जो कुछ, उसके जो अहम नुकात हैं, ज़ाहिर हमारे पास टाइम तो इतना होगा नहीं, उसके बारे में बताएं, ताकि उनकी इस किताब के मंदरजात से जो लोग पढ़ नहीं सकते, वो वाकिफ़ हो जाएं। और हो सकता है फिर ऐसे लोग स्टिमुलेट हों, और वो ये किताब हासिल करने की कोशिश भी करें, जो कि अमेज़ोन पे
और कुछ और पब्लिशर हैं उन पे मौजूद है। तो राय साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उस किताब के बारे में गुफ्तगू शुरू करें। जी शुक्रिया लाल साहब। ये किताब जो है इसको मैंने बहुत पहलुओं से देखा, आदमियों के हवाले से, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी जो, उसके हवाले से देखा। और मैं इस अरसे में कुछ अर्सा कैद भी रहा, और लिहाजा मैंने उनके सारे सिस्टम को अंदर से भी देखा। ये किताब खालिद हसन साहब ने ट्रांसलेट की थी, और बेपनाह खूबसूरती से उन्होंने, उनकी हर आदमी ने तारीफ की कि ये किताब ट्रांसलेटेड नहीं है, ये ओरिजिनल है जी। इतना इसका शोहरत थी इस किताब की कि कोई आदमी इसको ट्रांसलेटेड नहीं कहता था। जितने तबसरत निगार थे वो इसको कहते थे कि ये ओरिजिनल किताब है। उसमें मेरा कमाल तो यही हुआ होगा कि जो कुछ मैंने देखा वो कुछ मैंने लिखा, लेकिन जो जबान और बयान का कमाल था वो उस आदमी का था जो आप जिंदा नहीं है। जी। ये शुरू होती है किताब, इसका आगाज जो है वो अमेरिका और रशिया की आपस में जो मुखासमत है उससे नहीं होता, बल्कि इसका जो वजूद है किताब का वो बजाते खुद एक अपनी जगह एक मसला है, जिस मसले को लेकर मैंने किताब को लिखा। और वो मसला मुझे इसीलिए पता लगा कि मैं अफगानिस्तान में खुद था और लोगों को मैंने वहाँ के मसाइल देखे, वहाँ के ये भी देखा कि किस हद तक लोग जो है वो इसमें दिलचस्पी लेते हैं इन मसाइल में। तो किताब का जो एक फेज है इसकी, जो इसकी पुरानी फेज है ट्रेजेडी ऑफ अफगानिस्तान, यानी जो एक फेज पुरानी फेज है, उस फेज से निकलकर नई ट्रेजेडी जो हुई, रशिया आया, वो उसने आके अपना पैर जमाए, जी। अमेरिका आ गया। रशिया जिस वक्त छोड़ के गया अफगानिस्तान को, तो अमेरिका उसके कुछ अरसे बाद ही आ गया था, कोई सालों के हिसाब से नहीं था। और किताब का मैं ये कहता चलूं कि ये जब रशिया ने विड्रा किया, विड्रॉल हुआ उनकी फोर्सेस का, जी। तो अमेरिका उससे कोई 2 साल नहीं लगाए, उसने 9 साल लगाया। उसने कोशिश की कि हर हालत में फौरन जंग में कूदे और बम्बार्डमेंट करे अफगानिस्तान पर। जी। ये बेचारों का, अफगानों का एक अलमिया था कि एक सुपर पावर ने छोड़ा उन्हें तो दूसरी नई जो आई उसने उन पर डेजी कटर के नाम से बम फेंके। जी हाँ, ये बिल्कुल। बम ऐसा था डेजी कटर के जो पूरे जब पहाड़ पर फेंको तो पहाड़ को उखाड़ देता था। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खतरनाक, बहुत खौफनाक था बहुत बम। खतरनाक बम था। जी। तो लेकिन
अमेरिका ने जितनी भी कोशिश की, जो अफगान लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया अमेरिका को। पैसे भी बड़े खर्च किए, डॉलर भी बड़े दिए, लोगों को कोशिश किया कि इनको बाय करे, जी लेकिन हुआ नहीं उससे कुछ। उसके जो बेसिक थीम थी, जो मैंने इस किताब की रखी थी, उस पर कोई तब्दीली नहीं ला सकी दोनों कुव्वतें। न रशियन कोई तब्दीली ला सके उस पे, और न ला सके अमेरिकन। अपनी तरफ से जितना कोई तेजी और असरा और मार कुटाई थी, वो तो उन्होंने की, लेकिन किताब का जो बेसिक थीसिस था कि अफगानिस्तान जो है ये नाकाबिले फतह है, ये उसका बेसिक थीसिस था। और लोग जो है यहाँ के, वो किसी भी सूरत में आपस में भी लड़ते भिड़ते हैं, लेकिन जब ऐसा ट्रेजेडी आ जाए कि बाहर से कोई कुव्वत आ जाए, तो फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं। जी, यानी किसी की उनका हाकमियत कबूल नहीं है, गुलामी कबूल नहीं कर। ये उनका एक खसूसी पहलू है। राय साहब, गैरतमंद कौमों का यही शियार है, यही शियार है। जी, और इसमें देखिए कि आप, जो इनकी क्यादत थी, पहली क्यादत जो सोशलिस्टों की थी, इसमें नूर मोहम्मद तराकी थे, ही वॉज द प्रेसिडेंट। नूर मोहम्मद तराकी जो थे, ये अमेरिका के में रहे हुए थे, पढ़े भी वहीं से थे, और बहुत सिंपल, सादा, और यानी एक मेहनतकश किस्म की शख्सियत थे, ये थे, जी ये नूर मोहम्मद तराकी। जी जी, बिल्कुल। ये औलाद कोई नहीं थी इनकी, शादी दूसरी नहीं की इन्हें, और सिंपल आदमी, जैसा कि चेहरे से भी नजर आ रहा है, सिंपल आदमी। सही नजरियाती आदमी, नजरियाती आदमी। जी, नूर मोहम्मद तराकी जो थे, इनको आपस में झगड़ा जब हुआ, पार्टी के दो धड़े बन गए। पार्टी का एक ग्रुप बन गया नूर मोहम्मद तराकी के साथ जो लोग थे, और एक ग्रुप बन गया जो लोग बबरक कारमल के साथ थे। फर्क असल में ये था कि पश्तो जुबान बोलने वाले नूर मोहम्मद तराकी के साथ थे, और फारसी बोलने वाले वो बबरक कारमल के साथ थे। ये बबरक ये थे कारमल। बबरक कारमल। जी बबरक कारमल जो थे, ये भी खासे पढ़े लिखे थे, लेकिन नूर मोहम्मद तराकी का अपना एक एहतराम था लोगों में, और अपना एक काम था उनका। इसके बाद इनकी पार्टी के अंदर चल रहा था, रूस अंदर ही था, रूस क्या नहीं था, अमेरिका बाहर से जितनी भी हो सका उससे कोशिश इनको तोड़ने की, मुल्क को किसी तरीके से इनके अंदर लड़ाई डलवाने की, जो कि आपस में ये तरक्की थी इनकी, लेकिन ये लड़े नहीं आपस में, जंग नहीं ने की आपस में। ये उस अपने असूल पर ही झगड़ा करते रहे कि ये इस तरह होनी चाहिए कि जो इस वक्त अमेंडमेंट्स हैं, या इस वक्त जो हमें तरक्की के लिए आगे चलना है, तो उसके लिए हमें तेजी नहीं करनी चाहिए, हमें आहिस्ता चलना चाहिए, क्योंकि तेजी से मुल्क के अंदर झगड़ा पैदा होगा, और लोग जो हैं वो तंग हुए हुए हैं जंग से पहले ही, तो ये तेजी में नहीं जाना चाहिए। ये इसका नूर मोहम्मद तराकी का थीसिस था।
और बबरक कारमल साहब जो थे वो थोड़े साहब लोग थे, पर्शियन वो स्पीकिंग थे। इसके बाद ये होता है कि तो बबरक कारमल सदर थे और वजीर आजम थे हफीजुल्लाह अमीन। अच्छा जी। हफीजुल्लाह अमीन ये थे, इनकी डिग्री जो थी इन्होंने ली हुई थी न्यूयॉर्क से। अमेरिका के, अमेरिकन एजुकेटेड थे जी। पढ़ा लिखा आदमी था बहुत, हम्म। लेकिन और बबरक अपना जो थे तरकई। नूर मोहम्मद तराकी, उनका हम्म। बहुत बड़ा शागिर्द था। लेकिन अच्छा। अल्टीमेटली इनके साथ अलमिया ये हुआ कि आपस में दोनों एक दूसरे के साथ बन नहीं सकी ने, और झगड़ा बीच में पैदा हो गया दोनों के, नूर जी। मोहम्मद तराकी के और हफीजुल्लाह अमीन के। बबरक पर्सनालिटी कारमल इस कॉन्फ्लिक्ट हो अरसे गई में जी। बीच में से निकल गए। वो जी। सीधे रशिया चले गए, वहां बैठ के जाके दूर से खेल को देखना शुरू हो गए। वो अंदर जो जो उस वक्त की करंट जंग हो रही थी उसमें उन्होंने एक्टिव हिस्सा नहीं लिया। अच्छा जी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हफीजुल अमीन और नूर मोहम्मद तराकी अपने एक दूसरे के साथ जंग पे आमादा हो गए। ओ। हम्म। उनकी चूंकि मैं इसको मैंने जंग को भी, इनकी को लड़ाई को भी और इनके इनके सुलह को भी बहुत करीब से देखा, जी। जेल में भी देखा जहाँ था। इनमें से आधे जेल में होते थे। जब वो हफीजुल अमीन आ जाता था तो वो दूसरों को जेल में भेज देता था, मारता नहीं था। वो इसी जेल में तरह भेजते। हम्म। इनके जो झगड़े थे वो मैंने बहुत करीब से देखे, और बहुत मेरी जो उसमें मालूमात थी वो चूंकि बहुत ज़्यादा मालूमात थी मेरी इस इनके इशू पे, तो जो मैंने लिखा वो अमर हो गया कि आदमी ने रहने वाला इस मुल्क का नहीं था, जेल में भी रहा, लेकिन इसने जो लिखा वो ऐसा लिखा कि दो हुकूमतें आई दुनिया की बड़ी, दोनों हुकूमतें नाकाम होकर चली गई, और जो कुछ उसने लिखा वो सही था और वो सही आकर निकला। जी हाँ राज साहब, मैंने मैंने कई तबसरा निगार जो हैं इस किताब के, मुल्की गैर मुल्की, उन्होंने इसी बात का एतराफ़ किया है कि जो कुछ इसमें सॉर्ट ऑफ प्रोफेसी, उन्होंने ऐसे कहा है कि एक तरह की समझे पॉलिटिकल पेशन गोई थी जो राजा अनवर की किताब ट्रेजेडी ऑफ अफगानिस्तान में कही गई, और वो वाकई ऑथेंटिक अमर हो गई। और जो कुछ आपने कहा उस किताब में, ये पढ़ने से पता चलता है, तो वो आज तक उसी सूरत हाल पे ये मामला जारी है, ये सिलसिला जारी है। इसका सही तौर खात्मा नहीं हुआ। नहीं हुआ। यानी इसका इसका जब हफीजुल अमीन और बबरक अपना तराकी लड़ पड़े आपस में, उस्ताद और शागिर्द थे, तो उसमें हफीजुल अमीन ने नूर मोहम्मद तराकी को मर्डर कर दिया। ये बड़ा एक अलमिया था इनकी पार्टी के अंदर जो आया, और बबरक कारमल को ले आए रशियन वापस। बबरक कारमल, मैंने पहले बताया आपको कि वो रशिया में बैठा हुआ था, जी जी जी। उसको वापस ले आए। चूंकि फिजुल अमीन जो था वो मर्डर हो चुका था, तराकी मर्डर हो चुका था, तो उन्होंने पावर जो है दे दी बबरक कारमल को, जी। रशियंस ने। उनका उनके पास ऑप्शन यही था, दो ऑप्शन बंदे और उनके कोई नहीं था, आपस में। यही जी। ऑप्शन था। जी, उनका ऑप्शन यही था। तो ये जंग जो चली उसके बाद वो उसकी शक्ल बदली, लेकिन जंग नहीं बदली।
शक्ल बदल गई कि हथियारों का नाम बदल गए जो उन्होंने इस्तेमाल करने थे जंग में। अब अमेरिका आ गया था जंग में मैदान में, जी जी और अमेरिका ने खासकर इसमें बड़ा हिस्सा लिया था उसामा बिन लादेन में, क्योंकि उसामा बिन लादेन जो था वो था अफगानिस्तान में। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसको बॉम्ब किया जाए, और वो डेजी कटर जो बॉम्ब थे वो बनाए उन्होंने, इस्तेमाल ही उन्होंने उस उसी पर के किए लिए थे। उसी के लिए दरअसल मैं एक छोटी सी जरा इसमें आपसे वजाहत चाहता हूँ कि ये जो कम्युनिस्ट जो थे, जो कि रशिया की इन्वेजन के बाद जाहिर उनके हवाले हुकूमत हो गई और वो आपस में उखाड़ पुछाड़ होती रही, होता है ऐसे। तो उस अरसे में ये जो आम अफगानी थे, यानी जिनको चले मैं मुजाहिदीन का नाम दे देता हूँ, उन मुजाहिदीन का रवैया क्या था इस हुकूमत के बारे में, इन लोगों की हुकूमत के बारे में? क्या ये हुकूमत सिर्फ काबुल में महदूद थी, जैसे कि तालिबान के दौर में हुआ बाद में, ठीक है, या करजई वगैरह का जो दौर था, या कि वो खामोश थे, वो खामोशी से ये सब तमाशा देख रहे थे, या उन्हें दबा दिया गया? ये आपने बिल्कुल सही कहा। जो फेज आई सो कॉल्ड मुजाहिदीन की, जी इस फेज को पहली एफर्ट में अमेरिका ने सपोर्ट किया था और कम्युनिस्टों के खिलाफ इनको लड़ाया था। जी हाँ। लेकिन उसके बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत आपस में लड़े मरे दूर हुई, तो उस वक्त फिर मुजाहिदीन जो थे सो कॉल्ड, ये अमेरिका के कैंप में चले गए। ओपनली उनके कैंप में थे ये जी कराची वगैरह और जो तो दूसरे ओपनली, लोग जी हाँ थे। ओपनली थे, हाँ बिल्कुल। ओपनली, ये जी हाँ। यानी उनका कोई नहीं था, नजरिया ही नहीं था उनके मतलब अशरफ खिलाफ। अशरफ गनी, करजई, ये सब सॉवरेंटी थी उनकी रशिया के जरिए, सोवियत यूनियन के जरिए उस कैंप में थे, और ये लोग जो थे ये सारे अमेरिकन कैंप में थे। ये ये लोग जो थे ये आ गए सीधे सीधे अमेरिकन कैंप में। इन्होंने लड़ाई में एक्टिव हिस्सा इसलिए नहीं लिया कि इनके पास पावर कोई नहीं थी लोगों की। जी हाँ, लोगों अवाम की अवाम पावर की, जो थी जी वो थी अपने जो कम्युनिस्ट पार्टी रही उसकी, उनके साथ लोग तो थे और वो लड़ने वाले लोग भी थे और लड़े भी। ये सिर्फ उनसे फंड्स वगैरह लेने, असला लेना, डॉलर उनको लेने। एकोमोडेट किया इन्होंने बड़ा, अमेरिकन ने जी उनको वीजे दिए, मतलब जी हाँ बिल्कुल भेजा बिल्कुल, अमेरिका में, एकोमोडेट किए बड़े। डॉलर्स की बारिश लेकिन हुई। जो अफगानिस्तान का अलमिया था, जो ट्रेजिडी थी जो मैंने लिखी थी, ट्रेजिडी ऑफ अफगानिस्तान, वो ट्रेजिडी चलती रही, वो ट्रेजिडी रुकी नहीं। आज तक चल रही है। जी हाँ, अब तक वो ट्रेजिडी उसी तरह चल रही है। अब सिर्फ ये हो गया है कि पहले उनके पास रशियन बंदूकें थी, अब अमेरिका अपनी बंदूकें दे गया उन्हें। बिल्कुल। तो जो तालीम है उसका ये आलम है कि छठी जमात का की बच्ची जो है वो उससे ज्यादा तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं है उसे, छठी जमात की। और मेरा अंदाजा ये है कि ये क्यों है, छठी जमात की बच्ची को उठा देते हैं तालीम से, क्यों नहीं 7वीं तक जाने देते, तो वजह क्या है? जी तो वजह उसकी ये मैंने सोची है कि ये है कि बलूगत को पहुंच जाती हैं लड़कियां जल्दी। छठी जमात में है तो 12 साल की हो जाएगी। जी बिल्कुल।
वो 12 साल की हो जाएगी तो उन्होंने तो कोई देखना नहीं ना, दुनिया में तालीम हो रही है कि नहीं हो रही है। ये बेटी है हमारी, ये इतनी इज्जत रखती है जितना बेटा रखता है। उन्होंने बिल्कुल कलम फेर दी बच्चियों की तालीम पर। और 6 शादी। जमातें पढ़ सकती हैं और हम्म 6 भी, ये मेरा अंदाजा है और ये सही अंदाजा है। मैंने कई दफा मौलवियों से भी बात की। मैंने कहा ये 6 जमातें क्यों पढ़ाते हैं आप? हम्म। 6ठी जमात के अंदर क्या इस्लाम है छुपा हुआ कि वो आप उससे आगे नहीं जाते, खराबी आ जाती है? क्या क्या है, वजह क्या है? अच्छा तो सवाल मैंने था। कहा कि वजह मुझे लगती है ये कि वो बलूगत को पहुंच जाती हैं और आप बालक को तालीम नहीं देना चाहते। हम्म। जी। तो हम्म। ये अलमिया जो है वो उस शक्ल से दूसरी शक्ल बदल लेता है, लेकिन अपने अलमिया रंग नहीं बदलता अपना। जी जी जी। इस पे कोई और सवाल हो अगर आपका तो मैं। आपकी सारी गुफ्तगू में आपने जो हुकूमतें बदलती रही, हम भी ये सारी उखाड़ पिछाड़ ये सब कुछ हम भी पाकिस्तान में पढ़ते थे। आपसे तो इसका हमें नॉलेज मिला ना, ऑथेंटिक, यानी इनसाइड अफगानिस्तान। आपने जो कुछ खुद देखा, जो कुछ इन लोगों से सुना, जो कुछ इनसे बातचीत की, इसमें मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब सोवियत फौजें अफगानिस्तान को उन्होंने इन्वेड किया, तो मेरा ख्याल है उस वक्त एक बहुत अहम किरदार डॉक्टर नजीबुल्लाह का था। हाँ और बाद में भी आपकी कैद का अरसा या आपकी कैद से निकलने का अरसा, उसमें मैं समझता हूँ, जो मेरी मालूमात है या जो आपसे कुछ थोड़ी सी बातचीत भी हुई या जो पढ़ता रहा हूँ, उस शख्स की बेहद अहमियत है। मैं चाहता हूँ कि आप अफगानिस्तान की इन्वेजन और डॉक्टर नजीबुल्लाह का किरदार और उसकी अहमियत, और उसके बाद आपके साथ उसके जो इंटरेक्शन हुआ वो, और फिर उस उनका जो भी अंजाम हुआ करेंगे। जी, ये आपने सही कहा। जो ग्रुप बना, बबरक कार्मल जब पावर में आया तो रशियंस ने उसको कुछ अरसे बाद फारग कर दिया। उसकी जगह डॉक्टर नजीबुल्लाह को ले आए हो। अच्छा। यंग जो यूथ थी कम्युनिस्ट पार्टी की, उसके लीडरों में से था। बहुत अच्छा ऐसा। स्पीकर था पश्तो का, तालीम हासिल की डॉक्टर की, वो भी पाकिस्तान से हासिल की थी। और अच्छा जी। उनकी जुबान जो थी वो उर्दू बहुत अच्छे तरीके से बोलते थे, क्योंकि मेरे साथ उनका बहुत ही तल्लक अच्छा था, दोस्ती बड़ी थी उनकी मेरे साथ। बल्कि मुझे उन्होंने इस बात पे भी कायल करने की कोशिश की कि तुम अब कितना अरसा रहोगे अफगानिस्तान में, जितना अरसा हम हैं इतना ही अरसा रहोगे। बड़े अच्छे पढ़े लिखी ख्वातीन मौजूद हैं, तो तुम किसी से शादी कर लो यहाँ। तुम पाकिस्तान में तो जाने के काबिल नहीं हो। ये तुम्हारे लिए एक फसाद बन जाएगा इन हालात में जाना। तो यानी वो इस हद तक अच्छा आदमी था कि उसने मुझे कहा कि तो मैंने उसे मजाक किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप तो पाकिस्तान में रहे हुए हैं, आपने पाकिस्तान में तालीम भी हासिल की है, आपको पता होगा कि हमारा जो कल्चर है पाकिस्तान का अफगानिस्तान से थोड़ा सा फर्क है। मैं मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं पैसे खर्च करूं, क्योंकि अफगानिस्तान के कल्चर में लड़की वालों को पैसे देने पड़ते हैं और अच्छा पाकिस्तान जैसे। के कल्चर में लड़के वालों को देने पड़ते हैं। जी हाँ। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये बड़ा सख्त एक जो बन जाएगा मसला मेरे लिए, वो ये कि लड़की पढ़ी लिखी भी हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो आपके रस्म रिवाज हैं उनके मुताबिक चलना चाहिए।
तो मुझे उन्होंने हाथ मेरा पकड़ा तो कहा, ओ मैं पावर से कुछ चला तो नहीं गया हूँ, अच्छा। मैं पावर में हूँ, तुम किस चीज से डरते हो। तो यानी ये जो मेरी शादी करवाई वो भी तकरीबन उन्होंने करवाई थी, और इस अच्छा। बात पे जोर दे के कि तुम चूंकि इस वक्त हो जलावतनी में, तो अपनी जिंदगी को सेट कर लो, और कोई नहीं, ये अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं। हम लोग जो है वो सोशलिस्ट लोग हैं, ये इस पे नहीं घबराते कि वक्त अब बुरा आ जाएगा और जी गरीब हो हाँ, जी हाँ। जाएंगे, हाँ ये बिल्कुल। होगा वो वो होगा। मारूजी हालात पे वो उसको इन्हिसार बिल्कुल, करते हैं। जी। जी। बिल्कुल। यानी वो मुझे, उन्होंने काफी मुझ पर जोर लगाया। अच्छा। तो और बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, और पश्तो में स्पीच उनकी जो थी वो उससे अच्छा स्पीकर मैंने पश्तो में कोई नहीं देखा। और बहुत और अच्छी तकरीर करते थे। और अभी आपने ये भी बताया है कि उनकी उर्दू भी बहुत अच्छी थी। बहरहाल लोग जो थे उनमें अच्छे भी थे बहुत, जी। और बाकी जो थे उन्होंने भी अपना अपना किरदार अदा किया। डॉक्टर नजीबुल्लाह बिल्कुल आ गया। जी हाँ। ये तो इनसे इनसे आपका बहुत इंटरेक्शन था, जैसे कि आपने कहा ये बहुत पाकिस्तान में भी रहे, पढ़े लिखे थे, उर्दू बहुत अच्छी बोलते थे। जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी उर्दू भी बोलता था, अच्छा। बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी था। MBBS किया था इसने पाकिस्तान से, अच्छा। अच्छा। पेशावर यूनिवर्सिटी से किया था। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अच्छा। जो जी 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 उसका जी। इतना ज्यादा मेरे साथ तल्लुक जाती बहुत ज्यादा था उसका। वो मुझे भी पूरा अपने आप को भी पाकिस्तानी समझता था और मुझे अफगान ही समझता था। अच्छा। पहले आप ये बताएं, ये दौर जो डॉक्टर नजीबुल्लाह का दौर था, मैं इसमें जरा मुझे दिलचस्पी। जी हाँ, ये दौर तो उनका था। जी, जब जब सोवियत यूनियन की जो फौजें हैं वो अफगानिस्तान में दाखिल हो गए, यानी जो उनका ख्वाब था, बकौल हमारे जो फिक्र करने वाले हैं कि गर्म पानियों तक पहुंचने के लिए ये सोवियत यूनियन का पहला कदम था कि अफगानिस्तान पे कब्जा, और उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के जरिए फिर गर्म पानियों तक पहुंचना। जो गर्म पानियों की थ्योरी थी, जी जी। ये अमेरिकन थ्योरी है थी। जी हाँ। जी। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना पाबंद करने के लिए ज़ियाउल हक को ये थ्योरी बेची थी कि पाकिस्तान के ऊपर जो खतरा आ सकता है अमेरिका का, रशिया का, वो गर्म पानियों की वजह से आएगा। जी। पहली बात यह है कि कोई किसी जगह का गर्म पानी सोवियत यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान लगता ही नहीं था। पानी था ही कहीं नहीं किसी जगह पर। जो पानी सोवियत यूनियन के साथ लगता था वो पाकिस्तानी पानी नहीं था, गर्म पानी नहीं था। ये एक थ्योरी बनाई अमेरिकन ने, और इसको सेल किया पाकिस्तान आर्मी के उस लोगों पे जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ था। ताकि उनकी उनकी मदद, उनकी उनकी उसकी अस्करी मदद हासिल मदद, हो। और वो कहें कि जनाब देखें हम तो आपको बता रहे हैं ये तो बड़ा झगड़ा है, पानी गर्म जो है वो जाना चाहते हैं रूसी, और रूसियों ने लेना नहीं या कुछ भी अफगानिस्तान से, वो सिर्फ गर्म पानी लेना चाहते हैं, और गर्म पानी लेंगे तो आपके मुल्क पर कब्जा करेंगे। ये एक थ्योरी थी जो अभी आज अगर किसी जगह पढ़े लिखे आदमी से बात करेंगे कि यार रशिया की एक थ्योरी थी गर्म पानी की, तो ये किधर मर गई, किधर खत्म हो गई, जी हाँ, कहाँ गई, कहाँ गई वो किधर गई। थ्योरी। लेकिन ये हमें सालों बताएगी और हमने यकीन किया, पूरी पाकिस्तानी बिल्कुल, कौम ने इस पे यकीन रखा।
और इसीलिए पूरी पाकिस्तानी कौम वो जो जंग थी जो दरअसल रशिया की सोवियत यूनियन की और अमेरिका की थी, दो सुपर पावर की, उसमें हम पूरी तरह शामिल रहे, पूरी तरह। और उसके पूरी तरह जो असरात हुए हमारी सोसाइटी पे, हमारे माशरे पे, जो आज तक जारी है। देखिए आज तक जारी है। आज हमने तक तीस जारी लाख है। हमने 30 लाख अपने अफगान भाइयों की मेहमानदारी की। आज हमें फिर मजबूर किया गया कि हम उसको धकेल के उनको निकाल दें। उससे ना वो बेचारे खुश, ना हम खुश, ना अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत खुश। तो अलमिया तो जारी है, आपने सही कहा, अलमिया जारी है। ये ट्रेजेडी जारी है। और वो मैंने कहा ना, इब्तदा का तो है पता, इंतहा की खबर नहीं। हाँ, तो सब कुछ पता है हमें, अब सब कुछ मालूम है, सारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन इसकी इंतहा क्या है हमें इल्म नहीं, हमें इल्म नहीं। तो ये थी जनाब आपकी किताब ट्रेजेडी ऑफ अफगानिस्तान। जी राय साहब, बहुत शुक्रिया। वैसे मैं रहनुमाई के लिए, जो पढ़ना चाहते हैं लोग, मैं ये बता दूं कि ये किताब अमेज़ोन पे पीडीएफ में भी है। यानी आप अमेज़ोन पे जाएं तो वहाँ आपको ये किताब जो है, सिर्फ ये पढ़ है कि, सकते हो। जी सिर्फ ये है कि अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी में तर्जमा किया गया है। तो बाकी अगर वो खरीदना चाहें तो यकीनन पाकिस्तान में अवेलेबल है ये। मैंने रिव्यूज पढ़े हैं तो उसमें वाकई उन्होंने कहा है कि खालिद हसन ने इसका ट्रांसलेशन ऐसे की है कि जैसे ये किताब उसने खुद लिखी। हाँ, यानी जी हाँ, आपके उर्दू मतन में और अंग्रेजी के मतन में कोई अच्छे तर्जुमे की तारीफ ही यही है, अच्छे तर्जुमे की तारीफ ही यही है। मैं पहले भी वो हमारे मुजाहिद इशाई है ना, वो पाकिस्तानी अदब को उर्दू इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का बीड़ा उठाया हुआ है, और माशाल्लाह वो भी मतन के साथ ट्रांसलेशन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खिदमत है, और बड़ी खिदमत है। बड़ी खिदमत है। और यकीनन वो आपकी भी किसी न किसी किताब का तर्जमा जरूर करेंगे। जी उसने ये किया कि खालिद हसन ने कि किताब तो मैंने शुरू की लिखनी, तो मैंने कोई 100 सफ़ा लिखा था उसका। अच्छा। तो मुझे खालिद हसन ने कहा कि तुम उर्दू में लिखना चाहते हो। मैंने कहा मैं मेरी जुबान ज़्यादा उर्दू में बैठती है, जी हाँ उर्दू। तो अंग्रेजी में मुझे नहीं वो बनेगा बात। कहने लगे खालिद हसन कि मैं तर्जुमा करूँगा। मैंने पढ़े इसके 100 सफ़े। ये बहुत गहरी किताब है और मैं इसका तर्जुमा करूँ। इसमें शक नहीं। जी हाँ। और उन्होंने तर्जुमा किया। और ये किसी, जब मैं एक आइलैंड में गया तो वहाँ लाइब्रेरी में का लड़का था अपना, अफगानिस्तान एक। तो उसने कहा कि ये किताब जो है पाकिस्तानी ने लिखी है किसी ने, वो मेरा नाम तो अच्छा। नहीं जानता था। अच्छा। तो मैंने कहा कि कौन सी किताब है? कहता है ट्रेजेडी ऑफ अफगानिस्तान। हम्म। वो अफगान था खुद लड़का, आइलैंड में सेटल था। जी जी। मैंने कहा यार ये वैसी गलती मैंने की भी है। तो ये जनाब इस तरह था जी कि पाकिस्तान में चूंकि हम लोगों को तो कोई चांस मिलता नहीं ना। जी हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल ये ये भी बड़ी आपकी हिम्मत है कि आपने इसका प्रोग्राम करा दिए दो चार। हाँ नहीं नहीं, अभी तो मैंने आपकी एक और किताब का प्रोग्राम करना है, अगर आप मुझे वक्त देंगे तो। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल वक्त दूंगा। चले ठीक है। बिल्कुल वक्त दूंगा। वो किताब है टेररिस्ट प्रिंस, दहशतगर्द शहजादा। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे अगली नशिस्त का फिर वादा लेता हूँ, और नाजरीन की खबर के लिए भी कि वो भी इंतज़ार करें कि वो जो आपकी एक और किताब है
टेररिस्ट प्रिंस, दहशतगर्द शहजादा, उसके बारे में भी हम गुफ्तगू करेंगे। और वो भी वैसे राय साहब वो भी पीडीएफ पे है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो जो किताबें पढ़ना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि किताबें पढ़ने वाले वही हैं जिनके पास पैसे हों। आप यकीन कीजिए, जिनके पास पैसे नहीं होते वो ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं इन किताबों के पढ़ने में। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं एक किताब तो खरीदता था, तो 6-7 किताबें लोगों के घरों में जाके पढ़ता था। तो बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि पैसे की कमी आपको किताबों के पढ़ने की राह में रुकावट नहीं बनती। तो बहरहाल इसके लिए एक सहूलत है इंटरनेट पे। आप जाएं, अमेजोन पे जाएं, और भी 2-3 पब्लिशर हैं, पेंगुइन है, तो वहां आपको पीडीएफ में ये किताब मिलेगी और आप पढ़ सकते हैं। आप जी पढ़ सकते बिल्कुल। नहीं, वो दहशतगर्द शहजादा तो टेररिस्ट प्रिंस तो अंग्रेजी में है। हैं। जी नहीं, दोनों किताबें अंग्रेजी में है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर आप उर्दू किताब मुयस्सर नहीं है या उर्दू किताब खरीदने की आप नहीं समझते कि आप खरीद सकते हैं, लोगों के और बहुत मसाइल। राय साहब, लोगों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए जो पैसे दरकार हैं वो मुहैया नहीं है इस वक्त। लोगों ये को सही अपनी कहते हैं जानों आप। जानों के लाले पड़े हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कम से कम ये सहूलत है कि अगर वो अपने सेल फोन पे, अगर वो अमेजन पे जाएं तो वहाँ वो इस किताब का पीडीएफ उनको मिल सकता है और वो पढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने वादा भी कर लिया दोबारा मुलाकात का किताब के लिए, तो उसके लिए दोबारा शुक्रिया आपका। और नाज़रीन का भी शुक्रिया कि जिन्होंने हमारी ये गुफ्तगू, हमारी बातचीत, आपकी बातचीत, क्योंकि किताब आपकी थी, आप ही इसके बारे में बता सकते थे, तो उन्होंने सुना और यकीनन उनकी मालूमात में इजाफा हुआ। तो फिर प्रोग्राम का हम इख्तिताम करें अपने नारे से। आज वो नारा आप लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद वाला। हाँ जी। मेरा यही नारा है, मेरा यही नारा है। और सारे नारे भूल गए हैं हम। बहुत लगाए नारे हमने, बहुत नारे लगाए, लेकिन अब सिर्फ एक नारा रह गया है जो लगाने को जी चाहता है, और वो है पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। खुदा हाफिज।